वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे बजट पे और इस पे मैं मदर बरलास साहब आपसे पूछूंगा। अवाम दोस्त बजट कह रही है हुकूमत इसको सर, और साथ ये भी कह रही है कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है इकोनॉमी की। कहाँ तक बात ठीक लगती है आपको? उसामा साहब, मैं बजट से पहले एक बात करना लाजमी समझूंगा। देखिए, हम जो तजिया कारण, हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। सर। जवाद फैजी साहब मेरे दोस्त हैं, मगर मुझे खुशी होती अगर वो कहते कि किसी ने ये भी कहा था कि मैं लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। मुझे खुशी होती अगर फैजी साहब ये बातें करते कि बेनजीर भुट्टो की तस्वीर किसने फेंकवाई थी। मुझे खुशी होती इन बातों की कि वो जहां एक शख्स की औरतों के साथ बातचीत की है, वो मियां शहबाज शरीफ की 5-7 औरतों की बात भी कर देते। मुझे खुशी होती कि वो डंडी ना मारते। वो बताते कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की साफी को ये कहा था कि मैं आपको फोन दे देता हूं। वो बताते कि वो शमशाद बेगम को गाने सुनाता था। ये बातें करते ना, हम डंडी क्यों मारते हैं? जिसने जो किया है बता देना चाहिए। मेरे लिए फैजी साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो डंडी क्यों मारते हैं। भाई, जिसने जो कहा है वो बताएं। कोई हमारी फूफी का पुत्र थोड़ा है। हम क्यों पार्टियों का हिस्सा बन जाते हैं? हम बताएं। गोली नहीं चलाई तो मॉडल टाउन में साने ऐसे ही हो गया। सर। तो चलें अभी बजट पे आ जाए। बजट पे देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी जब आपका प्रोग्राम वक्फे से पहले। अब वो फरमा रहे हैं जी, जिसने 8,500 महीने का कमा लिया वो गरीब नहीं है। जी। मुझे पूरा शरीफ खानदान लग जाए और वो बोधी पहलवान का पुत्र भी लग जाए साथ, मुझे 8,500 में बजट बना के दिखा दे किसी आदमी का। यार, शर्म आनी चाहिए इनको। और मुझे खुशी होती जवाद फैजी साहब आईपीपीस की बातें करते। मैं जिन लोगों ने आईपीपीस के वायदे किए हैं उनको गद्दार समझता हूं इस मुल्क का। उन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, जुल्म किया। और जिन्होंने बरामदी कोयले के प्रोजेक्ट लगाए, साहिवाल में फर्टाइल जमीन तबाह की, उनका भी जिक्र होना चाहिए। ये जो वजीर आजम है ना, शहबाज शरीफ साहब, ये जब वजीर आजम बने PDM-1 में तो कहने लगे ये साहिवाल में किस बेवकूफ ने प्रोजेक्ट लगाया। तो वहीं किसी ने कहा जी ताड़े बड़े भरा ने लाया। तो इन बेवकूफों ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए। अभी भी ये BISP पे कह रहे हैं कि जी इतने अरब बढ़ा दिया। भाई, इतने अरब की आप फैक्ट्रियां लगाएं। आप कौम को भिखारी बनाने पे तुले हुए हैं। फैक्ट्रियां लगाएं, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और आपका मुल्क तरक्की भी करेगा। अभी आपका मुल्क उसामा साहब 3-4 चीजों पे चल रहा है यार। इसकी बरामदात खत्म हो गई हैं, इसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। फैसलाबाद से बहुत से लोग सेलेट में, बांग्लादेश में चले गए हैं। ये मजाक समझते थे ये तजर्बाकार टीम, तजर्बाकार टीम, खेत सवा तजर्बाकार टीम। किधर था GDP? और किधर ले आए ये चंद्रे? और इन्होंने क्या किया पंजाब में? देखिए, पंजाब एक जरी सूबा, अनाज घर है। पंजाब में भी किसान को तबाह कर दिया। और अब मुझे पंजाब के देहातों से ये खबरें मिलती हैं कि वहां भी लोग आटे का रोला है, वहां भी तरसते हैं लोग। और इंडस्ट्री बंद होगी। आपका मुल्क 3-4 चीजों पे चल रहा है। पेट्रोलियम लेवी पे चल रहा है, बिजली के बिलों पे चल रहा है, जिसके बारे में आपके बिजली का वजीर कहता है कि 75% तो हम कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे देते हैं। यार, मैंने तो नहीं कहा, वो हनीफ अब्बासी ने कहा है कि भाई क्यों इन बंद प्रोजेक्ट को पैसे देते हो। ये मुल्क का पैसा है यार, ये इस कौम का पैसा है। फिर आपका जी गैस के बिलों पे चलता है। और फिर जो आपके ओवरसीज बहन भाई पैसे भेजते हैं उस पे मुल्क चलता है। आपकी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, बंद हो गई है। आपकी ज़राअत आपने अपने हाथों से बर्बाद की है। और इसमें मौजूदा हुक्मरानों का कसूर है ना, मेरा तो नहीं है। मैं तो नहीं 11 कंपनियां बनाता अपनी मर्जी से कि ये खरीदारी करेंगी। मैं तो नहीं 11 कंपनियों को बारदाना का ठेका देता और कहता 11 कंपनियों का जो कर्जा है, जो वो बैंकों से कर्जा लेंगे, उसका सूद भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और जिन लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने IPPs किए, मैं उन्हें पाकिस्तान का कम से कम मोहब्बत करने वाला नहीं समझता, बिल्कुल सही। चूंकि वो पाकिस्तान दुश्मनी की है। और जिन लोगों ने बाहर जायदादें बनाई हैं वो भी पाकिस्तान दुश्मनी है।
ये टाई सूट देखे इनके लगे हुए ऐसे, इतना सूट पे बुरा वक्त है यार। तारण भी सूट पहन रहा है जैसे ये सारे न्यूयॉर्क में पैदा हुए। वो डॉक्टर वो देखे यूनुस ग्रामीण, आज तक वो दूसरा लिबास ही नहीं पहनता, अपना लिबास पहनता है। इनको शर्म ही नहीं आती, इतने इतने महंगे लिबास पहनते हैं। पाकिस्तान का हाल ये कर दिया इन्होंने कि 70% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। और मुझे ये बजट बना के दिखा दे। देखिए आम तौर पे जो बहुत से लोग हैं वो 30-40 हजार रुपया लेने वाले हैं। मैंने मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में एक बात की थी, मैंने कहा यार जो 30-40 हजार लेता है उस बेचारे का तो बजट नहीं बनता। तो वक्फे के बाद उसने कहा जी ये मेरे टीवी के एक बंदे का सवाल है। वो कहता है 1 लाख रुपया मेरी इनकम है और 1.5 लाख रुपया मेरा खर्चा है, तो वो बेचारा किधर से पूरा करेगा? ये कहना लोगों की तज़हीक है कि जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं। बिल्कुल सही ये है, तज़हीक लोगों की करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जवाद फैदी साहब, सर बजट को कैसे देख रहे हैं सर? जो हुकूमत दावे कर रही है वो दुरुस्त है क्या? यार पहले मेरी बात सुने, मेरी डंडी की बात तो कर दी। इनसे तो तब डंडा नहीं चला कि जिस परवेज लाई ने इमरान नियाजी के खिलाफ सबसे पहले किताब लिखवाई 1994-95 के अंदर, और मैं वल्ला हल्फन हल्फन कहता हूँ अहमद हमायूं खान के नाम से लिखी पाकिस्तान रोजनामा पाकिस्तान के रिपोर्टर से। और उन्होंने जब किताब लिखी तो वो तो लिखी परवेज लाई के घर में बैठ के, उसे तो इन्होंने अपना सदर बना लिया, तब कोई शर्म किसी को नहीं आई। और मैं तो हैरान हूँ यार कि हमारी डंडियां देखते हैं, अपने बड़े बड़े झुमके मदर बदलाव साहब नहीं देखते कि इन्हें ये नहीं अंदाजा हो रहा कि मैंने कहा था कि मैं श्रीलंका से सीख के आया हूँ और मईशत बड़ी तरक्की करेगी, और श्रीलंका ही पै गया, वो डिफॉल्ट कर गया। मैंने कहा था कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, तब इनका डंडा कहीं नहीं चला। मैंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या होगा, यार मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं फिर भी बहरहाल ये लिहाज भी रखता हूँ और सारा कुछ रखता हूँ। ये कहते हैं डंडी नहीं मारते, मैं जेल में देख के आया जिस दिन सजा हुई इमरान नियाजी को, तो उसका सर कैसे ढलका और अपनी अहलिया मारूफ पिंकी पीरनी साहब के कंधे पे जब पड़ा, और ये उसी दिन कह रहे थे वो डट के खड़ा हुआ है। यार तो अडल केड़े मोकल ने, और आप किस तरह ये बात करते हैं? लिहाजा इस किस्म की गुफ्तगू अगर दानश्वरी करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी मुझे पंजाब के गरीब किसानों की बात, वो इनको बड़े बड़े महल्लात के ड्राइंग रूम में बैठ के केड़ा गरीब दस है इन्होंने, मैं बता सकता हूँ। लिहाजा ये बातें बजाय जवाद फैजी का 5 दफा नाम लेने का, मदर बरसात साहब मैंने एंड पे यही कहा था कि मैं हूं या आप हैं या ब्रिगेडियर साहब हैं। आज तक आपने ये तो बात नहीं कही कि जब वो आपका महात्मा कहा करता था कि हमें बंदे इकट्ठे करने के लिए किन की खदमात चाहिए होती थी, केड़ी जमहूरियत है, किस किस्म की जमहूरियत है, किस किस्म की बात करता है जो आज डट के खड़ा हुआ है, वो लम्बे लेटा हुआ है और तुसी आज भी खड़े हो यार, वो डट के खड़ा है। लिहाजा डंडे आप मारते हैं, मेरी तो डंडियां नजर आती है ना, आप डंडे मारते हैं इस निजाम पे, इस रियासत पे गोलियां चलाते हैं और उल्टा कहते हैं मॉडल टाउन की बात सुन ले। जिस मॉडल टाउन पे गोलियां चली थी, जो जराबे भी बेच आया था सरदार की तरह कि अलफ नंगा पे ना करो और जराबा ना लुआओ, वो जराबे भी मोजे भी बेच के आया था। जो मुबारक हो मुझे तो शहजाद राय के, जब मैं मुबारक हो सुनता हूँ तो मुझे तारुल कादरी याद आ जाता है, जिसके साथ बैठ के प्लानिंग की गई थी कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर। तब कोई शर्म और हया की बात नहीं थी। मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो मौजूद है ऑडियोज कि जिसमें खुद तारुल कादरी कह रहा था कि वो ऐसा तमाशा करो मेरे आने से पहले। लिहाजा ये वो सारी चीजें अगर माजी की तरह से चलते चले जाएंगे ना, और फिर आप कहते हैं बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, और जिस बेनजीर भुट्टो के बारे में फ्लोर पे तकरीर करने के बाद शेख रशीद को रावलपिंडी से बहावलपुर तक बगैर सीट के उस प्रिजनर वैन में ले जाया गया, उसको तो आपने अपने माथे का झूमर बना लिया। और 1 मिनट की खामोशी शलवारे कमीजे मदर बदलाव समेत पहन के पार्लियामेंट हाउस आ गए जी कश्मीर के लिए 1 मिनट की खामोशी, वरना टोटल मुर्दों वाली खामोशी। अच्छा सर बजट उसकी तरफ ना जाए ना सर। बजट के अंदर अगर गरीब का नाम लेके इस्तारे इस्तेमाल हुए हैं तो मैंने तो पहले दिन ये कहा था और मैं हर जगह पे कहा था कि ये इस तरह का गोरख धंधा शुरू से चलता आ रहा है, उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब एक साबिक वफाकी वजीर
तो सूबाई वज़राए खजाना से ये कह रहा था ना, IMF को खतूत लिखो और उन्हें कहो कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए, शर्म से डूब के उनको मरना चाहिए था। उसके बाद कैसे, किस तरह, क्या किया गया, गोरख धंधा कितना है, जेन्युइन बातें कितनी है। और ये ओवरसीज की बात करते हैं, उनको तो ये कहते थे पैसे ही ना भिजवाओ, और जलसे ने कहा था हुंडी करा दो, गैर कानूनी तरीका इख्तियार करा दो, तब डंडा किसी ने नहीं मारा, तब किसी को शर्म हया नहीं आई। लिहाजा ये वो सारी बातें हैं कि मैं इस पे, अब चूंकि मेरा नाम इतनी दफा ले लिया गया था, काश कि ये प्यार से लेते और डंडियां ना करते। प्यार तो मैं से भी लिया उन्होंने, शुरू में तो बहुत प्यार से लिया है सर। बजट पे हम फिर नहीं आ रहे कि बजट जो सारे प्यार करते हैं। जी बेट साहब क्या कह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहूंगा क्विकली। जी जी प्लीज। देखें, पहली बात यह है, अब ये बजट की जो बात हो रही थी, मैं ये कहना भूल गया, ये सबसे ज्यादा हमारी जो मईशत की बर्बादी हुई है IMF की वजह से हुई है। IMF और पाकिस्तान के अशराफिया के दरमियान अब तो लोग खुल के लिख रहे हैं कि भाई को गठजोड़ है, कोई आपस में हेलो आए है, क्या ना IMF हमारी जान छोड़ता है ना हम उसकी जान छोड़ते हैं, क्योंकि IMF इज प्रो एलीट, वो एलीट कैप्चर को प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान में, और करते करते वो बिल्कुल पाकिस्तान के जो ऐवान इक़्तिदार है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग इदारे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और बाकी जिस तरह हर मुल्क में होता है, वो तो अब डिक्टेट करने के मूड में आ गए। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि IPPs ने अगर इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, उसमें IPPs का एक बड़ा रोल रहा है, और इसमें इससे ज्यादा मुल्क के साथ और क्या जो है वो तबाही की जा सकती है। तीसरी बात, इस बजट में भाई कहीं पे कोई कॉस्ट कटिंग, कोई ऑस्टेरिटी, कोई सादगी, कोई इस किस्म की चीजों की बातें कोई नहीं। हर जगह पे फलां जी जगह है, उसके जो गार्डन है 12 करोड़ रुपया, फलां का 1 अरब 2 अरब पैसे इतने, और देखें कुछ चीजें होनी चाहिए, साथ ही अपनाएं भाई, वो प्रोटोकॉल जो है उनको खत्म करें। कोई रियासत पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर है, कोई नए फैसले लेके आए सामने विजन के साथ। वी नीड अ विजनरी लीडरशिप जो पाकिस्तान को कहे कि अब बस बहुत हो गया, अब हम ठीक है, लेवी जो है पेट्रोल की वो भी होगी मेरा ख्याल है 1700 अरब रुपया, समथिंग लाइक दैट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। पता नहीं उसके बाद लोगों का क्या हाल होगा, लेकिन भाई कुछ कुर्बानी दें, पाकिस्तान की लीडरशिप कुर्बानी दें। पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि हर चीज में वही कुर्बानी देंगे। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ सानिया मॉडल टाउन पे, मैं मॉडल टाउन की तहरीक में आगे था, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2-3 GITs हुई, अभी भी शायद मेरा ख्याल केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। ठीक है, डॉक्टर कादरी साहब बिल्कुल नाउमीद होके मुल्क छोड़ के चले गए, हमेशा कनाडा चले गए, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हमने मॉडल टाउन में हमारा लीगल सिस्टम ने इंसाफ नहीं किया, हमारे जुडिशियल सिस्टम ने, तो भाई उन केसेस को क्लोज कर दो, क्योंकि 12 साल के बाद मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लगती कि जनाब वहां पे, अब देखे ना कराची में क्या हुआ है, वो बल्दिया फैक्ट्री, वो जो 2 मुलजिम थे पता नहीं कौन थे, वो भी बरी हो गए, और इनको जितने ही मुल्जमान हैं इसके मॉडल टाउन के, इनको बरी कर दें, बाइज्जत तौर पे इनको बरी कर दें, केस क्लोज कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि साने मॉडल टाउन में कोई इंसाफ होगा। बिल्कुल सही। एक बेचारा गुलू भट्ट था, वो गुलू भट्ट पकड़ा गया, उसको 3 साल गालिबन जेल हुई, उसके बाद मेरे ख्याल है 2-3 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जवाब साजिद साहब, शॉर्टली सर, तीसरा बजट हुकूमत का, किस बुनियाद पे हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है? देखिए जी, अगर तो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डर रहता है, लेकिन मैं इससे भी पहले सच्ची जो बात है कि वो आपने एक सवाल किया था कि वो जी हुकूमत जाने वाली है, उसका ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। मुझे बताया कि हम जो अहले साफत है, कुछ डंडियां मारने वाले बकौल मदद बदलाव साहब के, तो वो बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि उसी कॉलम में सुहेल बड़ाई साहब के असल गुस्सा ये था कि प्राइम मिनिस्टर वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और जो वज़रा हैं वो हम लोगों के फोन नहीं उठाते। यार उन किसी वजीर ने फोन नहीं चुकिया तो वंडर बॉय और ये कंपनी नहीं चलेगी, ये सिलसिले नहीं होने चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों से, मेरे भाई हैं बड़े वो, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि अगर कोई वजीर आपका फोन ना उठाए तो आप कह रहे जी हुकूमत ही जा रही है। हालात देखें, वाकयात देखें, मामलात देखें, बैरुल अक़वामी तनाज़ुर के अंदर, और फिर सारी सूरत हाल को हुकूमत कितने जाएगी।
चली जाएगी। तो यार फिर ब्रिगेडियर साहब अगर कह रहे थे मॉडल टाउन, और मदर बरलाल साहब ये कह रहे थे कि जो इंडिया के खिलाफ जंग जीती थी वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं जीती थी, जिन्होंने जितवाई है, तो फिर वो मॉडल टाउन का वाकया भी सामने ले आए, नतारा हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये मैं तो ये एक प्रोग्राम में कहा था मैंने एक दफा, मेरे साथ सुहेल बड़ाइश साहब भी बैठे थे, मेरे साथ मौलवी सईद अदर साहब बैठे थे, और मेरे साथ शादाब बैठे थे, हम 4 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने ये कहा था कि मौलवी सईद अदर साहब आपको कितना अरसा हो गया जहाफत में? उन्होंने कहा 50 साल। सुहेल बड़ाइश साहब आपको कितना? तब उन्होंने कहा कि मुझे 35 साल। तब मुझे 31 साल हुए थे और शादाब को 18 साल। अगर हम भी किसी ऐसी जगह पे भर्ती या अफसर होते, किसी भी बड़े बड़े रैंक तो राइट सर, सर बिल्कुल ठीक है। बदर बरलाल साहब, सर शॉर्टली कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। अच्छा, ये जो बार फैज साहब बात करते हैं, देखिए मेरे दोस्त हैं, मैं कहता हूँ 2019 में जो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था वो भी किसी ने किया था यार। सियासी लोगों का ये काम नहीं होता, ये जो दफाई लोग हैं वो करते हैं, जंगे वो जीतते हैं। तो इसका क्रेडिट खामखा लेना, अब डॉक्टर कदीर खान का क्रेडिट भी आप किसी को दे दे, नहीं भाई उसने बम बनाया था, मानते हैं। देखिए इस पे ये बात नहीं कर रहे। ये जो इंडिया मंसूबा बना रहा है दरिया चनाब पे पानी रोक के, भाई यार हमारा बंजर हो जाएगा पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। मेरा तो ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, खामखा मुझे किसी तरफ धकेलने की कोशिश करने। मेरी पार्टी पाकिस्तान है, मेरी मोहब्बत पाकिस्तान है, पाकिस्तान की धरती से मुझे प्यार है। जिसने पाकिस्तान को लूटा मैं उस पर लानत भेजता हूं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ फैसले किए मैं उस पर भी लानत भेजता हूं, वो जो मर्जी हो। बिल्कुल सही है। और सर ये बस कंक्लूड हो गया, बेहतरीन कंक्लूजन हो गया सर। बहुत शुक्रिया मदर बरलाल साहब आपका, परेड फारूक हमीद साहब आपका शुक्रिया, जवाद फैज साहब आपका शुक्रिया। बजट जिसके अंदर गरीब की तारीफ जो है वो ये की जाती है कि 8400 रुपये जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है, और इस बजट को ठीक कहा जा रहा है जिसके अंदर दिन ब दिन आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही है। न जाने वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इशारे हैं जो ये बताते हैं कि बजट बहुत अच्छा है या हमारी इकॉनमी की सिमत दुरुस्त है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।